नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 27 नवंबर से आपकी जो परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी की वो शुरू होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी फिजिक्स की क्लास मैंने पहले पढ़ा दी है उसका यह एक कंप्लीट कंपाइलेशन वीडियो है। इसको आप मान सकते हैं कि यह जो है फिजिक्स की एक मैराथन क्लास है। क्या है? तो यह फिजिक्स की मैराथन क्लास है। इसमें टोटल 200 प्लस कितने, तो आपको 200 प्लस फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के सबसे बेहतरीन प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको फिजिक्स में सबसे अच्छा गेन करना है, सबसे अच्छा स्कोर करना है, तो इस एक वीडियो से आप पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी कम समय आपके सामने बचा हुआ है, तो इस क्लास को, फिजिक्स की क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। फिजिक्स के जो भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाएंगे इस वीडियो से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स के अलावा आपको अगला क्लास केमिस्ट्री का मिलेगा। इसी तरह से मैराथन वाला क्लास होगा, कंप्लीट कंपाइलेशन वीडियो होगा। फिर लास्ट में आपको हम बायोलॉजी की कंप्लीट कंपाइलेशन वीडियो दे देंगे। तो अगर आप तीनों देख लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्लास, तो आपका जो साइंस का 25 नंबर है वह पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। एकदम लास्ट समय में आपके लिए यह रामबाण वीडियो है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। आपके स्क्रीन पर दिया गया है, रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टरों के द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि जल में अशुद्धियाँ, लवण इत्यादि मिला दिया जाए तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप याद रखिएगा, यदि पानी में, यदि जल में जो है अशुद्धियाँ, लवण आदि मिला दिए जाते हैं तो इसका जो घनत्व होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वह बढ़ जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जल की जो डेंसिटी है, जल का जो घनत्व है वह बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बार बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो उस वैज्ञानिक की आपको पहचान करनी है जिसने पहली बार बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था। तो इनका नाम था डेवी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डेवी नामक वैज्ञानिक ने। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती रहती है, इसका कारण आपसे पूछा गया है। जो लोहे की सुई होती है, यह आपने देखा होगा कि यह जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो इसका कारण क्या होता है आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा यह प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। आप याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव को हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो लोहे की सुई होती है वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पृष्ठ तनाव के, सरफेस टेंशन के और भी कुछ उदाहरण हैं जिनको आप देख लीजिए, जिससे जो उदाहरण आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जल की जो बूंद होती हैं वे गोलाकार होती हैं। तो पहला उदाहरण मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जल की जो बूंदें होती हैं, यानी कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं, वह जो है बूंदें होती हैं वह गोलाकार होती हैं। तो गोलाकार बूंदें क्यों होती हैं, किसके कारण होती है? तो सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कपड़े की सफाई के लिए जो प्रयुक्त साबुन व डिटर्जेंट होते हैं वे जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिससे जो कपड़ा है वह आसानी से साफ हो जाता है। तो इसमें भी पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा मतलब जो सुई है वह पानी की सतह पर, लोहे की सुई तैरती रहती है, भी आपके पृष्ठ तनाव का यानी कि सरफेस टेंशन का उदाहरण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पांचवा प्रश्न, ल्यूमेन किसके मापन की इकाई है? यहाँ पर पूछा गया कि जो ल्यूमेन है किसके मापन की इकाई है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स को हम किसकी सहायता से मापते हैं, तो ल्यूमेन की सहायता से मापते हैं। ज्योति फ्लक्स एक भौतिक राशि है जिसको हम ल्यूमेन की सहायता से मेजर करते हैं, मापते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जल के बहाव के मापन की इकाई क्या हो जाएगी, तो जल का जो बहाव होता है उसको हम किसकी सहायता से मापते हैं, किस में मापते हैं, तो क्यूसेक में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जल के बहाव को जो है क्यूसेक में मापा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान से याद कर लेना, CUSEC क्यूसेक इसको हम कहते हैं। और ज्योति फ्लक्स को हम ल्यूमेन की सहायता से मापते हैं। समतल कोण को हम रेडियन की सहायता से मापते हैं। तो समतल कोण को मापने की जो इकाई होती है वह कौन सी होती है, तो वह होती है रेडियन। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नौ संचालन की दूरी को मापने की इकाई क्या होती है, तो नॉटिकल मील। नॉटिकल मील की सहायता से, जो नॉटिकल मील की सहायता से हम क्या मापते हैं, तो नॉटिकल मील की सहायता से हम जो है नौ संचालन की दूरी को मापते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियों के बारे में सही दिया गया है। तो आइए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं सदिश राशियों के बारे में। इसमें से आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सदिश राशियों के बारे में सही दिया गया है। तो पहला कथन क्या है, सदिश राशियों में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जो सदिश राशियाँ होती हैं, इनमें परिणाम के साथ साथ आपको डायरेक्शन यानी कि दिशा भी देखने को मिल जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, सदिश राशियों में योग संबंधित त्रिभुज एवं समांतर त्रिभुज के नियमों का पालन होता है। यानी कि जो सदिश राशियां होती हैं ये योग संबंधित त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के नियमों का पालन करती हैं। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी आपका कथन बिल्कुल सही है। विस्थापन एक सदिश राशि है, तो यह भी तीसरा वाला भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन के अलावा वेग हो जाएगा, वेग भी सदिश राशि है। इसके अलावा त्वरण भी जो है एक सदिश राशि का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो सभी जो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, सभी जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं सदिश राशियों के बारे में, सभी कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं सदिश राशियों के बारे में। तो इनको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। किसी प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग यानी कि वेलोसिटी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेलोसिटी की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी होती है वह वेग या वेलोसिटी कहलाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। यानी कि यहाँ पर d से मतलब क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन से हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा d से, और यहाँ t से मतलब आपका समय हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। यानी कि वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, विस्थापन अपॉन समय। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ओमेगा की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें से वह कौन है जिसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको जो है एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, वेलोसिटी। तो इसको जो है किसकी सहायता से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो ओमेगा की सहायता से जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली, वृत्त के केंद्र से यहाँ पर मिलने नहीं मिलाने वाली होगा, तो मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण घूमती है
उसे उस वस्तु का हम कोणीय वेग कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सदैव स्थिर रहता है। इसमें से आपको उसकी पहचान करनी है जो सदैव स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो आप याद रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है वस्तु का, जो मास होता है वह कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा यह नियत रहता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, यह हमेशा नियत रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मास जो है कभी भी नहीं बदलता है, सदैव स्थिर रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जितना, मतलब किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पर भी होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान यानी कि मास जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही मास उसका, उतना ही द्रव्यमान उसका चंद्रमा पर होगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर 100% सही जवाब हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक चीज़ और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है परंतु उसका भार नियत नहीं रहता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वह नियत रहता है, यानी कि हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन जो उसका भार होता है, उसका वेट होता है, वह नियत नहीं होता। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वाहनों का सड़क पर गति करना किसके कारण संभव होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण। आप याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल के कारण जो भी वाहन होते हैं वे सड़क पर गति कर पाते हैं। तो आप याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जो सड़कों पर चल पाते हैं यह भी आपके घर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। इसके अलावा हाथ से वस्तुओं को पकड़ते जो हैं हम, वह भी आपके घर्षण बल के कारण ही होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती हैं, इस घटना की व्याख्या किस गति के नियम से होती है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन की गति के पहले नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बहुत बार मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। एनीमोमीटर की सहायता से हम क्या मापते हैं, वायु का वेग मापते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीटर की सहायता से विद्युत धारा को मापा जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। टेकोमीटर की सहायता से दाब अंतर नहीं मापा जाता बल्कि जो गति होती है उसको मापा जाता है। वाहनों की जो गति होती है उसको हम टैकोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो टैकोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो वाहनों की जो चाल होती है, वाहनों की जो गति होती है उसको नापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पायरोमीटर का जो इस्तेमाल होता है उच्च तापक्रम के लिए मापने के लिए होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं था, तो इसमें से जो है आपका टैकोमीटर जो है सुमेलित नहीं था, बाकी के तीनों आपके सुमेलित थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो टैकोमीटर का जो इस्तेमाल है यह वाहनों की चाल या वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें कौन सी होती हैं। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो तरंगें होती हैं वो कौन सी होती हैं, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, यानी कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है इसके लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगों का। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है, तो अल्फा कण जो है लिथियम के परमाणु का नाभिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अल्फा कण एक हीलियम परमाणु का नाभिक होता है जिसमें आपको 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन देखने को मिल सकते हैं तथा यह 2 धनात्मक आवेश भी रखता है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है। इसमें से आपको दृष्टि भ्रम की पहचान करनी है कि इसमें से किसको हम दृष्टि भ्रम के नज़र से देखते हैं, कि इसमें से दृष्टि भ्रम क्या होता है उसको आपको पहचान करना है।
तो आप लोग याद रखिएगा, जो मृग मरीचिका बनती है, जो मिराज बनता है, गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा मिराज बनता है, तो मिराज किसका एग्जाम्पल होता है? तो मिराज जो है एग्जाम्पल होता है दृष्टि भ्रम, इसको कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा मिराज को ही जो है दृष्टि भ्रम कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मृग मरीचिका यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर, इसको मिराज भी आप लिख सकते हैं, मिराज को ही हम दृष्टि भ्रम कहते हैं। तो आपने यहाँ पर आंसर डी को आप याद कर लीजिएगा। तथा मृग मरीचिका किस कारण से बनती, मतलब किसका उदाहरण होता है? यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है मृग मरीचिका। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित यह घटना होती है मृग मरीचिका यानी कि मिराज। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मिराज या मृग मरीचिका। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या को हम कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? तो द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करने के लिए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को आप ऐड कर देंगे, तो प्रोटॉन आपके 19 हो जाएंगे और 20 आपके न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 39 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं, एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 19 दी गई थी और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 दी गई थी। तो इस प्रकार से इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो द्रव्यमान संख्या आपकी हो जाएगी 39। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो आप याद रखिएगा, मान लीजिए ये आपकी भूमध्य रेखा है, इससे जब आप जाएंगे उत्तरी ध्रुव की ओर तब यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वह बढ़ेगा, यानी कि सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है और सबसे कम जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, सबसे कम कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर होता है। और पृथ्वी के केंद्र में जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं उससे जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो बढ़ने लगता है, यानी कि बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारतम्य होता है उसकी आवृत्ति पर, उसकी फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। 17वें प्रश्न का डिटेल यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो आप याद रखिएगा, ध्रुवों पर पृथ्वी त्वरण का मतलब ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक यानी कि अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र में जो है 0 होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? आपसे पूछा गया है। तो एक चीज़ आप ध्यान से याद रखिएगा, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो गति होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, यह आप याद रखिएगा निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो है सर्वाधिक होती है और प्रकाश की जो स्पीड होगी वह न्यूनतम ठोस में होगी। ठोस में जो है प्रकाश की जो स्पीड होगी वह न्यूनतम होगी। तो इसमें से ठोस की आप पहचान करनी है, जो ठोस होगा उसमें जो है प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो इसमें से आपका कांच ठोस की कैटेगरी में आएगा, तो कांच में जो है प्रकाश की जो चाल होगी वह न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक झूले पर, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी जो आवृत्ति है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वह बढ़ जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा कितने के बराबर होगा? आपसे पूछा गया 1 वाट घंटा कितने के बराबर होगा? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, 1 वाट घंटा आपका बराबर हो जाएगा 3600 जूल के, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। वहीं जो 700 यहाँ एक चीज़ कुछ मान मैं आपको बता देता हूँ जो शक्ति से रिलेटेड है, जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे।
तो सबसे पहले चीज़ आप याद रखिएगा कि 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है। तो 1 हार्स पावर में आपका 746 कितना हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा आपका 1 हार्स पावर में। वहीं अगर हम 1 मेगावाट की बात करें, 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है, तो 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट के। वहीं अगर हम इसको वाट में कन्वर्ट करें तो 10⁻6 वाट हो जाएगा। 1 मेगावाट में कितने, मतलब 1 मेगावाट में कितने वाट हो जाएंगे, तो 10⁻6 वाट हो जाएंगे और 1000 किलोवाट हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम 1 किलोवाट आवर की बात करें, 1 किलोवाट घंटे की बात करें, तो 1 किलोवाट घंटा में आपका 1000 वाट घंटा होता है। 1000 वाट घंटा होता है आपका 1 किलोवाट में, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट घंटा में आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा आपका 1 किलोवाट घंटा में। तो ये मान सभी आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक हो जाएगा मोल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मोल। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला इसमें से यंत्र कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैटरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बैटरी होती है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट उपकरण हैं और उनके द्वारा किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है उनको देख लेते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, यहाँ पर ये है नहीं, तो फिलहाल इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, बैटरी इसका आंसर हो जाएगा। एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है। तो एक उठा हुआ जो हथौड़ा होता है उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन इनकी जो एनर्जी लेवल होता है वह सर्वाधिक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गामा किरणों की जो वेवलेंथ होती है, गामा किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। इस पिक्चर के माध्यम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यह पिक्चर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यह जो पिक्चर है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी गामा किरणें हैं और ये आपका हो जाएगा रेडियो वेव्स। तो गामा किरणों से आप जैसे जैसे एक्स-रे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप गामा रेस से बढ़ते जाएंगे इधर रेडियो वेव्स की तरफ, तो वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वह कम होती जा रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब वेवलेंथ जो है बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और एनर्जी लेवल भी कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ होती है वह क्या होती है, वेवलेंथ इनकी सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और इनका जो एनर्जी होता है वह सबसे कम होता है। तो रेडियो वेव्स की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे कम होती है। फिर रेडियो वेव से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे गामा रेज की तरफ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वेवलेंथ है वह कम होती जा रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जो गामा किरणें होती हैं इनकी जो एनर्जी लेवल होती है, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो सर्वाधिक होता है, एनर्जी सर्वाधिक होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी सर्वाधिक होती है, लेकिन गामा किरणों की जो वेवलेंथ होती है यह जो है सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप सब कुछ याद कर लेंगे, यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस किरण की वेवलेंथ कितनी होती है। इस पिक्चर के माध्यम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। तो 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है एक एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पर आप लोग डिटेल देख सकते हैं।
एक एंगस्ट्रॉम का मान जो है मीटर में भी दिया गया है और माइक्रोन में भी दिया गया है। तो मीटर में 10⁻⁻10 मीटर होता है और माइक्रोन में एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻4 होता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो गुरुत्वाकर्षण आपको पृथ्वी के केंद्र में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है न्यूटन की गति के पहले नियम का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है न्यूटन की गति के पहले नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 29वां प्रश्न। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होगा? तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो हाइड्रोजन बम होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम कार्य करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं जो परमाणु बम होता है यह किस पर कार्य करता है? तो ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। तो परमाणु बम आपका कार्य करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो दोनों अलग अलग सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, तो दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर नामक वैज्ञानिक ने जो है हाइड्रोजन बम का विकास किया था तथा यह जो हाइड्रोजन बम है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो परमाणु बम है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एटॉमिक बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मैच हो गया है। यहाँ पर पृथ्वी का जो ध्रुव होता है पृथ्वी के पोल्स पर, आप याद रखिएगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर यानी कि पृथ्वी के पोल्स पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों यहाँ पर हो जाएंगे आपके। पृथ्वी का जो पोल होता है, पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वह सर्वाधिक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण का मान। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के पोल्स पर सबसे अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर सबसे कम होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भूमध्य रेखा पर यानी भूमध्य रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पर जो है कम होता है गुरुत्वाकर्षण का मान। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक आपका हो जाएगा कैलोरी, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कैलोरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पिक्चर यहाँ पे आगे आएगी, अभी थोड़ा सा और शब्द कर लीजिए आप लोग। एक या दो पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऊष्मा का मात्रक यहाँ पर आपका कैलोरी हो जाएगा। आवृत्ति को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो आवृत्ति को जो है हर्ट्स की सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्ट्स में आवृत्ति को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें से वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी नहीं है? तो संवेग आपकी सदिश राशि है, कोणीय वेग आपकी सदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि, लेकिन द्रव्यमान आपकी सदिश राशि नहीं है। बल्कि द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आइए सदिश और अदिश के पूरे कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले बात करते हैं सदिश राशियों के बारे में। मैंने सदिश राशियों के बारे में आपको बताया था
इनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। उदाहरण आपका हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी आपकी सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों की खासियत क्या होती है? सिर्फ इनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती थी। फैक्ट आप याद रखिएगा, इनमें परिमाण होता है लेकिन अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। उदाहरण क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, तापमान, समय, चाल, विद्युत धारा, प्रेशर यानी कि दाब, ये सभी उदाहरण है किसके? तो अदिश राशियों के। तो इनको आप ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए कुछ मूल राशियाँ दी गई हैं, उनका मात्रक दिया गया है और उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम हो जाएगा। समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऊष्मा गतिक ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक आपका मोल हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो कैंडेला हो जाएगा। तो इनको आप याद रखिएगा। ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशियां हैं। इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो ऊपर जाता है यह किस सिद्धांत पर यह आधारित होता है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट का ऊपर जाना। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित होता है? तो आप याद रखिएगा द्रव्यमान यानी कि मास। वस्तु का जो मास, जो द्रव्यमान पृथ्वी पर रहेगा वही मास, वही द्रव्यमान उसका चंद्रमा पर रहेगा। मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? तो न्यूटन की गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। गैलीलियो का नियम भी इसको कहा जाता है। इसको आप गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, जैसे वाहन में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का निकलना, ये सभी उदाहरण किसके हैं? तो ये हमारे सभी दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जो न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित होते हैं। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट उपकरणों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोफोन की बात हुई तो माइक्रोफोन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। डायनमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। विद्युत बल्ब आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलता है। विद्युत हीटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती का क्या कार्य होता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। सितार का क्या कार्य होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। पवन चक्की का क्या कार्य होता है? तो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो चाबी से भरी हुई घड़ी होती है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। बहुत बार मैंने जो साइंस वाली क्लास में चलाता हूँ डेली बेसिस पे 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया हुआ है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। पानी के घनत्व के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि पानी का घनत्व जो है अधिकतम जो है कब होगा? पानी का घनत्व अधिकतम कब होगा आपको बताना है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की डेंसिटी होती है, पानी का घनत्व होता है, वह अधिकतम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसी अंतरिक्ष यात्री को
आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो कोई भी जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश काला यानी कि ब्लैक दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, काला। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका उपयोग होता है? तो नियंत्रक के रूप में इन सभी का जो उपयोग होता है यह नाभिकीय रिएक्टर में होता है। कैडमियम की छड़ का उपयोग नियंत्रक छड़ों में होता है, कहीं कहीं भारी जल का भी होता है और आंसू जल का भी प्रयोग होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था जो जल का बहाव होता है उसको हम क्यूसेक की सहायता से मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का बहाव। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो है डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 47वां प्रश्न, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब एक भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर ही बनाया गया था परमाणु बम। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट। परमाणु बम जो है इसी आधार पर बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रिएक्टर पैमाने मतलब क्या मापने के लिए इसका उपयोग होता है? तो आप याद रखिएगा, भूकंप की लहरों का जो आयाम है उसको रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बी। आज के सेशन के अगले दो प्रश्न आपके सामने हैं, फैदोमीटर का उपयोग किस को मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो है फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो है लाइट ईयर किसका मात्रक होता है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आपका दूरी का मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के द्वारा जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है वही होती है। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर क्या होता है? तो इसको हम लाइट ईयर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश द्वारा यानी कि लाइट द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय दूरी को जो है कहा जाता है ए प्रकाश वर्ष। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक लाइट ईयर में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं हम। वीडियो अगर हम और प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और गर्मी का मौसम भी है तो वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत गर्मी भी लग रही है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 50 प्रश्न को रहने देते हैं, बाकी के प्रश्न को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.314 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 5.314 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है आपसे पूछा गया है। तो ध्वनि के बारे में आपको याद रखना है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। सबसे पहली चीज़ तो ये आप याद कर लीजिए कि जो ध्वनि है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये फैक्ट तो आप याद कर लीजिएगा। तथा ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही है। चाहे वह माध्यम ठोस हो सकता है, वह माध्यम तरल हो सकता है, चाहे वह माध्यम गैस हो सकता है। इन तीनों में से किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि के संचरण के लिए।
अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा, अगर माध्यम निर्वात होगा या वैक्यूम होगा तो ध्वनि जो है संचरण नहीं कर पाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात, यानी कि वैक्यूम में जो ध्वनि है वह नहीं चल सकती है, संचरण नहीं कर सकती। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा कि जो ध्वनि है इसकी गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की जो गति है सर्वाधिक सॉलिड में, यानी कि ठोस पदार्थों में जो ध्वनि की गति है वह सबसे अधिक होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि होती है उसकी सर्वाधिक गति किसमें होती है? तो ठोस पदार्थों में ध्वनि की जो है सर्वाधिक गति होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है इसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, पदार्थ की जो पांचवी अवस्था उसको बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना में सहयोग किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो आप याद कर लीजिएगा, यह जो पदार्थ है इस पदार्थ की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। इसी कारण से इस पदार्थ का नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो सत्येंद्र नाथ बोस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो गाड़ियों में जो है उनकी दूरी को मापने के लिए जो है गाड़ियों के द्वारा जो डिस्टेंस तय की जाती है, आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका दूरी राइट आंसर हो जाएगा। तो दूरी यानी कि आपका बी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। दूरी को मापने के लिए जो है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है तथा गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है गाड़ियों में। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया कि सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है इसके मूल्य की जो खोज है किसके द्वारा करी गई थी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। आप नाम याद कर लीजिएगा, हेनरी कैवेंडिश नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्हीं के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक स्थिरांक है, जो कांस्टेंट है, उसकी खोज करी गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनका नाम इस प्रकार से शुद्ध लिखाएगा कैवेंडिश, आप याद कर लीजिएगा कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कांस्टेंट को हम स्थिरांक कहते हैं, तो इसकी जो है खोज करी गई थी। तो ये नाम आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भार का SI मात्रक यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है भार का SI मात्रक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन जो है भार का SI इकाई होता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होगा इसमें से? तो जो 1 नैनोमीटर है इसमें कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। यहाँ पे मीटर छूट गया है तो इस प्रकार से लिखाएगा 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो 1 नैनोमीटर होता है उसमें कितना होता है? तो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। विद्युत आवेश की इकाई यहाँ पे पूछी गई है कि क्या होती है विद्युत आवेश की इकाई? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्युत आवेश है उसकी इकाई क्या हो जाएगी? कूलाम हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कूलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीटर का जो उपयोग है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? ध्वनि जो है क्या, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि ध्वनि क्या है? तो आपको याद रखना है कि जो ध्वनि है
यह होती है आपकी यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है ध्वनि तरंगे। आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्वनि तरंगों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले प्रश्न में। फिर से यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वह माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। लेकिन जो ध्वनि तरंगे हैं ये निर्वात में यानी कि वैक्यूम में जो है गमन यानी कि संचरण नहीं कर सकती हैं, तथा ध्वनि तरंगों की जो सबसे अत्यधिक गति है, सर्वाधिक गति है, वह ठोस पदार्थों में होती है। फैक्ट आप याद रखिएगा, ठोस पदार्थों में जो ध्वनि है उसकी गति सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गति का जो दूसरा समीकरण है किसके बीच संबंध को दर्शाता है, आपसे पूछा गया है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है यह स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थान और समय, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। कैलोरीमीटर की सहायता से ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। इसमें से वह कौन सा यंत्र मतलब उपकरण है जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल या बैटरी। आप याद रखिएगा, सेल या बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, टेम्परेचर पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर पर जल की जो भौतिक अवस्था वह लिक्विड होगी यानी कि तरल होगी यानी कि द्रव होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि द्रव या लिक्विड, इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, होगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि किसके अनुरूप जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आप याद रखिएगा, वेग के अनुरूप। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गति के अनुरूप। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह भी बढ़ जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गतिज श्यानता की इकाई यहाँ पे पूछी गई है कि क्या होगी। गतिज श्यानता की इकाई के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि गतिज श्यानता की इकाई क्या होगी। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज श्यानता की इकाई हो जाएगी पाइज। राइट आंसर आपका ऑप्शन आप पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको यहाँ पे सुमेलित करना है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, कार्य। तो यहाँ पे कार्य का संबंध किससे हो जाएगा, जूल से हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कार्य का संबंध यहाँ पे जूल से हो जाएगा। कार्य को जूल में मापते हैं तो ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा। बैटरी का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बैटरी का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो आपका बी का 1 हो जाएगा। शक्ति का यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति का यहाँ पे मात्रक किलोवाट घंटा हो जाएगा। शक्ति को जो है किलोवाट घंटा में हम माप सकते हैं, अन्य मात्रक होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो शक्ति का यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी कि किलोवाट घंटा। और माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा 4
बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको भी आइए सुमिलित कर ही लेते हैं, साथ साथ लगे हाथ, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 हार्स पावर की बात कर लेते हैं। तो 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर में आपका 746 वाट होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका डी का 1 एक ही में दिया गया, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 1 हार्स पावर आपका 746 वाट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए देख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी का, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे डी का 4 होगा ना यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड, डी का यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे आमने सामने यहाँ पे दिया गया है, तो डी का ये आंसर 4 होगा। तो यहाँ पे आपका डी का 4 हो गया, इसे आप कर लीजिएगा। तथा 1 किलोवाट कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1 किलोवाट आपका हो जाएगा 1000 वाट के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी का 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? तो सी का 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 1 किलोवाट मतलब यहाँ पे किलोवाट की बात करें, बी वाला बात करते, 1 किलोवाट में आपका 2 हो जाएगा, 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा जो है आपका कितने के बराबर हो जाएगा? तो 3.6 गुणे 10⁻⁶ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का 2 हो जाएगा और 1 किलोवाट आपका 1000 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो 1 किलोवाट आपका 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 किलोवाट कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर हो जाएगा? तो 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल के बराबर हो जाएगा आपका 1 किलोवाट घंटा। वहीं 1 हार्स पावर आपका 746 वाट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब एक वस्तु समान वित्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है? बेहतरीन प्रश्न है। जब एक वस्तु जो है समान वित्तीय वेग उत्पन्न करती है तो इसमें से क्या परिवर्तित होता है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो इसमें से परिवर्तित होती है उसकी दिशा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जब एक वस्तु समान वित्तीय वेग उत्पन्न करती है तो ये जो है क्या परिवर्तित होगा, उसकी दिशा परिवर्तित होगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? दिशा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है किसको? तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग। मोमेंटम का यह फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो संवेग यानी कि मोमेंटम जो होता है यह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव्यमान इंटू वेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को हम प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिरोधक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता आपको देखने को मिल जाएगी? तो नाइक्रोम का जो तार होता है इसमें आपको प्रतिरोधकता जो है वह सबसे कम देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है प्रतिरोधकता जो होती है सबसे कम होती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन जो नाइक्रोम होता है इसका जो गलनांक होता है वह उच्च होता है। उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता देखने को मिल जाती है आपके नाइक्रोम के तार में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कितने स्तर की आवृत्तियों को हमारा कान सुन सकता है?
तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो आवृत्तियाँ होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, उनको हमारा कान आसानी से सुन सकता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमारा जो कान है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति को भी हमारा कान नहीं सुन सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बीच की जो ध्वनियाँ होती हैं उसको हमारा कान आसानी से सुन सकता है। अगला प्रश्न है, पर यहाँ पे दबाव का सूत्र पूछा गया कि क्या होगा। दबाव का सूत्र आपको बताना है कि इसमें से दबाव का फार्मूला क्या हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है। तो बल अपॉन क्षेत्रफल, आप याद रखिएगा प्रेशर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, P यानी कि प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा बल, F अपान A यानी कि एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्स अपान एरिया होता है प्रेशर का फार्मूला। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु की त्रिज्या का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या का जो उपयोग है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणविक आकार को। आप याद रखिएगा परमाणु त्रिज्या का जब प्रयोग है परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजली के प्रतीक आर, बिजली के प्रतीक आर का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, तो बिजली के प्रतीक के रूप में जो आर का उपयोग है यह किसके लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के रूप में जो है आर का उपयोग होता है। आर का मतलब आपका रेजिस्टेंस होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आर का मतलब क्या हो जाएगा, तो आर का मतलब आपका रेजिस्टेंस होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह प्रक्रिया आपके न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो उदाहरण आपके सामने दिया गया है कि कोई वस्तु है वह एक समान गति से चल रही है तो वह चलती रहेगी, या स्थिर है तो स्थिर रहेगी। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जड़त्व। तो जड़त्व का जो नियम है यह न्यूटन के गति के पहले नियम से संबंधित है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। यह जो उदाहरण आपके सामने दिया गया है यह न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तथा यह जो है जड़त्व से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जड़त्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। गति का जो पहला समीकरण है किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो गति का जो पहला समीकरण है यह वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वेग और समय के बीच जो संबंध है यह गति का पहला समीकरण दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेग और समय, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन से भौतिकविद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या किसके द्वारा करी गई थी, तो आर्किमिडीज के द्वारा। आप याद रखिएगा आर्किमिडीज के द्वारा जो है उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो यह काफ़ी फेमस नियम है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का। तो आप याद रखिएगा यह जो उदाहरण है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। यह उदाहरण क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और सर्च लाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। आपसे पूछा गया कि जो सर्च लाइट होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप याद रखिएगा अवतल दर्पण का जो उपयोग है सर्च लाइट में होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा त्वरण। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बेहतरीन प्रश्न है।
इसमें से वह कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत सेल। इसका कार्य क्या होता है, विद्युत सेल का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर अपने अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि जो पेन है उसके दाएं हाथ में दिख रही है। तो यह किसके कारण ऐसा घटना घटित होती है कि अगर आपने बाएं हाथ में कोई पेन या वस्तु पकड़ी हुई है, उसको आप शीशे में देखेंगे तो वह आपको दाएं हाथ में देखने को मिल जाएगी। तो यह होता है किसके कारण, पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्श्व व्युत्क्रमण क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, दर्पण में बाएं और दाएं के विपरीत दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, जब आप समतल दर्पण में देखते हैं तो आपका बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां हाथ और दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें आप याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। गाड़ियों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो आपने देखा होगा गाड़ियों में ड्राइवर की सीट के बगल में एक छोटा सा मिरर लगा होता है जो बाहर की तरफ होता है। तो यह जो छोटा सा मिरर होता है इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसी छोटे से मिरर में आपने देखा होगा कि पीछे का जो सारा यातायात है वह दिखाई पड़ता है। तो यह जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, यह उत्तल दर्पण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। निर्वात में प्रकाश का वेग हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काम करने या ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर है उसको क्या कहा जाता है। इसको हम पावर कहते हैं। आप याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, तो इसको शक्ति या पावर कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो शक्ति है, पावर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो सिद्धांत है वार्नर हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्नर हाइजेनबर्ग। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्नर हाइजेनबर्ग। निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो उपयोग है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो इस प्रकार से जो फिजिक्स का आज का क्लास है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी ग्रुप डी की परीक्षा है तो इस क्लास को आप ज़रूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा मैंने जीव विज्ञान के 50 प्रश्नों की जो वीडियो है उसमें उसके 4 बायोलॉजी के 4 जो क्लास है उसको अपलोड कर दिया है। यानी कि 4 क्लास मतलब 200 प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवा दिया है। फिजिक्स की 3 क्लास जो है अभी तक अपलोड की जा चुकी है। 3 क्लास के माध्यम से जो अभी तक हमने 150 प्रश्नों कवर कर लिया है। इसके अलावा केमिस्ट्री की जो अभी तक 2 क्लास हुई है, प्रत्येक वीडियो में आपके 50 प्रश्न यानी कि केमिस्ट्री के भी अभी तक 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करवा दिया गया है। तो सभी की जो प्लेलिस्ट है, साइंस वाली जो प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए, उसको आप देख लीजिएगा। साइंस की अगर आप प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 25 प्रश्नों में से आप 20 से 22 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस की प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो साइंस की प्लेलिस्ट को अगर आप देख लीजिएगा आपकी ग्रुप डी की परीक्षा है तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
SI मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा जो है 3600 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक होता है मोल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मोल। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो बैटरी का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक जो उठा हुआ हथौड़ा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ जो है किसकी सबसे कम होगी? तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? तो गामा किरणों की जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है। लेकिन फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें और अगर हम एनर्जी की बात करें तो गामा किरणों की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसे आप याद रखिएगा, गामा किरणों की जो फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा होती है, वहीं गामा किरणों की जो एनर्जी है वह सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो वेवलेंथ होती है, जो तरंगदैर्ध्य होती है गामा किरणों की, वह सबसे कम होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस पिक्चर के माध्यम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ पे गामा किरणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गामा किरणों के बारे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वह सबसे कम है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ है, इनकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। लेकिन इनकी जो एनर्जी है और जो फ्रिक्वेंसी है गामा किरणों की, यह सबसे ज़्यादा होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर गामा किरणों से जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वह बढ़ती जा रही है और फ्रिक्वेंसी और एनर्जी का जो लेवल है वो घटता जा रहा है। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वह सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन फ्रिक्वेंसी और एनर्जी जो होता है, वेवलेंथ मतलब जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की, रेडियो किरणों की, वह सबसे कम होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो गामा किरणें होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। वहीं गामा किरणों की जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी है वह रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कुछ भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे, सब कुछ आपको एग्जाम में करके आना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो इस पिक्चर को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये पिक्चर आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था कि किस किरण की जो वेवलेंथ है सबसे कम होगी? तो सबसे कम वेवलेंथ होगी किसकी? तो गामा किरणों की होगी। वहीं सबसे ज़्यादा अगर पूछे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य हो जाएगी रेडियो वेव्स की, यानी कि रेडियो तिरंगों की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? यहाँ पे माइक्रोन में पूछा गया है। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻⁴ माइक्रोन होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं मीटर में अगर हम बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो दोनों मान आपको याद रखना है। एंगस्ट्रॉम का मीटर में होता है 10⁻⁻4 मीटर, माइक्रोन में होता है 10⁻⁻4 माइक्रोन एक एंगस्ट्रॉम का मान। तो ये मान आपको याद रखना है मीटर और माइक्रोन दोनों में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो ग्रेविटी पृथ्वी के किस बिंदु पर नहीं होती है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी के केंद्र पर जो है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो यह काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है न्यूटन की गति के पहले नियम का। तो आपको याद रखना है न्यूटन के गति के पहले नियम का, यह काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है और कई बार एग्जाम में यह एग्जाम्पल पूछा भी गया है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है यह क्या कहता है?
तो आप लोग याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। तो यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो न्यूटन की गति के पहले नियम के कुछ अन्य नाम भी हैं। इसको हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। न्यूटन की गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसका काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, वाहन में अचानक से ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना, यह न्यूटन की गति के पहले नियम का उदाहरण है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन बम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो हाइड्रोजन बम का जो विकास है यह एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह सर्वाधिक कहाँ होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, वहीं भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण है वह केंद्र में नहीं होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, तो कैलोरी। ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं डेसिबल में किसको हम मापते हैं? तो डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। वहीं सेल्सियस में जो है तापमान को मापा जाता है, सेल्सियस में तापमान को मापते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। वहीं टेस्ला में चुंबकीय प्रेरण का जो क्षेत्र होता है उसको मापा जाता है टेस्ला में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आपको याद रखना है हर्ट्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आवृत्ति को हम हर्ट्स में मापते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आपको याद रखना है, इसमें से जो द्रव्यमान है यह सदिश राशि नहीं है, बाकी तीनों आपकी ये सदिश राशियां हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, संवेग, कोणीय वेग और वेग, ये तीनों आपकी सदिश राशियां हैं। लेकिन जो द्रव्यमान है यह सदिश राशि नहीं है, बल्कि यह जो है अदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सदिश और अदिश राशियों का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सदिश राशियों के बारे में। तो सदिश राशियों की खासियत क्या होती है? तो जो सदिश राशियां होती हैं इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो आप याद रखिएगा, सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ये सभी आपकी सदिश राशियां हैं। इसके अलावा अदिश राशियों में केवल जो है सिर्फ परिमाण होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अदिश राशियों का? तो द्रव्यमान, तापमान, समय, चाल, विद्युत धारा, दाब, ये सभी अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इसको आप देख लीजिएगा। हमारे जो 7 मूल मात्रक हैं इनको देख लेते हैं। तो समय मतलब लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हमारी 7 मूल राशियां हैं, इनके मात्रक आपको पता होने चाहिए। तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा, इसका प्रतीक यम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका प्रतीक केजी होता है। समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऊष्मा गतिक ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो जाएगा
और ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो कैंडेला हो जाएगा। तो ये हमारी 7 मूल राशियां हैं, इनके मात्रक आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूटन की गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है न्यूटन की गति के पहले नियम को। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है, तो जो माइक्रोफोन होता है यह ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उपकरण दिए गए हैं और उनके द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में किया जाता है यह दिया गया है। यह एक ऐसा छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है जिससे प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत बल्ब का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करना। विद्युत हीटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। इसके अलावा विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सितार का कार्य क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है सितार। वहीं पवन चक्की का कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी भरी घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। पानी का घनत्व तो अधिकतम कब होता है, तो पानी का जो घनत्व होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम की छड़ों का जो है प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैडमियम की छड़ों का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जो जल का बहाव होता है इसको हम क्यूसेक में मापते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जल का बहाव। डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जो डॉप्सन इकाई है इसकी सहायता से हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक जो भारी नाभिक है अगर वह हल्के नाभिक में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रिएक्टर जो पैमाना होता है यह किसके मापन में प्रयोग होता है, तो रिएक्टर पैमाने की सहायता से हम भूकंप की लहरों का आयाम मापते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, भूकंप की जो लहरें होती हैं
उनका जो आयाम होता है उसको हम रिएक्टर पैमाने की सहायता से मापते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फैडोमीटर की सहायता से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई को जो है हम फैदोमीटर की सहायता से मापते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक हो जाएगा। एक वर्ष में आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा यानी कि लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक जो लाइट ईयर होता है, जो एक प्रकाश वर्ष होता है, कितने के बराबर होता है? आप लोग याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो पूरा फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वहीं जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, वहीं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिवता की यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसको हम क्यूरी में मापते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर। आप लोग याद रखिएगा, अल्टीमीटर का जो उपयोग है यह ऊंचाई मापने में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइंस्टीन ने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया था या सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, इनका क्या नाम है? तो आइंस्टीन। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो जो थर्मोस्टेट होता है इसका मेन कार्य होता है टेम्परेचर को स्थिर रखना। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तापमान को स्थिर रखना जो है मेन कार्य होता है थर्मोस्टेट का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है यह किया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं न्यूटन के जो सार्वभौमिक नियम है गुरुत्वाकर्षण के, इनका जो प्रतिपादन है न्यूटन की एक पुस्तक में किया गया था जिसका नाम है प्रिंसिपिया। ये पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया, और इसी पुस्तक में न्यूटन के गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, चांदी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, चांदी। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? अस्त होते समय जो सूर्य होता है यह हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अवरक्त तरंगों का जो उपयोग है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अवरक्त तरंगों का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वर्षा की बूंदें जो हैं किस कारण से गोलाकार आकृति की होती हैं? तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना यह सरफेस टेंशन के कारण यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या होता है? तो ऊंचाई पर ऊंचाई पर बढ़ते ही जो गुरुत्वाकर्षण सॉरी जो प्रेशर होता है वह कम होने लगता है, जिस कारण से जो स्याही होती है वह निकलने लगती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वायु दाब यानी कि जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, उसमें कमी के कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो पेन की स्याही होती है वह निकलने लगती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होगा? तो निर्वात में। आप लोग याद देखिएगा, निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब कोई लाइट होती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वह अपरिवर्तित रहती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंत के रोगों के निदान के लिए जो है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा को डीसी यानी कि डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलना, यह कार्य होता है रेक्टिफायर का। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा है? तो सबसे कम जो वेवलेंथ है यह होती है बैगनी रंग की थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बैगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। वहीं किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? तो लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। तो बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। वहीं सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बढ़ाने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है वह अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से 50 प्रश्न को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जल्दी जल्दी से बिना ज़्यादा समय लगाए हुए हमने 50 प्रश्नों को काफ़ी कम समय में कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल इसमें से किसकी इकाई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा की इकाई होती है जूल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति होती है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो ल्यूमेन होता है यह किसका मात्रक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो कैंडेला होता है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। वहीं ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं।
उच्च वेग को हम किस में मापते हैं, तो उच्च वेग को हम मैक की सहायता से मापते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का आपका 4 हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य को हम मापते हैं एंगस्ट्रॉम में, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य को हम बोलते हैं वेवलेंथ, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। दाब को हम किसकी सहायता से मापते हैं, तो दाब को हम पास्कल की सहायता से मापते हैं, तो सी का आपका 2 हो जाएगा। वहीं दूरी को हम पारसेक में मापते हैं, तो आप याद देखिएगा अत्यधिक जो लंबी खगोलीय दूरियां होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए पारसेक इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा, तो डी का जो है 1 हो जाएगा। पारसेक के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, अत्यधिक लंबी जो खगोलीय दूरी होती है उसको व्यक्त करने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी का पारसेक हो जाएगा, तो ए का 4, बी का 3, डी का 2 और डी का 1, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो ऐसा करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो डेवी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी डेवी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है, तो अगर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके जो अणु होते हैं उनकी जो चाल होती है वह बढ़ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनकी चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे इसकी डिटेल को आप देख सकते हैं, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में जो गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण वे तेजी से कंपन करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इससे जो है वस्तु का विस्तार होता है। तो ये डिटेल भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। किसी वस्तु का जो ताप होता है यह किसका सूचक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु का जो ताप होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे ताप का एसआई मात्रक पूछा गया है कि क्या होता है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एसआई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप का जो एसआई मात्रक है यह हो जाएगा केल्विन। ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि ताप का जो एसआई मात्रक है वह केल्विन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा। तो बर्फ पर अगर दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है वह घट जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, उसका गलनांक जो है घट जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शीतकाल में जो हैंड पंप होते हैं उनका पानी गर्म क्यों होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होने के कारण शीतकाल में हम ऐसा देखते हैं कि जो हैंडपंप का पानी जो नीचे से पृथ्वी के अंदर से निकलता है वह गर्म होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसी कारण से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूनतम संभव ताप कितना है। न्यूनतम जो संभव तापमान है वह कितना हो सकता है, पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो न्यूनतम संभव ताप है वह होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो न्यूनतम संभव ताप है यह -273 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसी वस्तु के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। किसी वस्तु के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वह कितना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम मानव शरीर के सामान्य तापक्रम की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सेल्सियस में हम बात करें तो लगभग जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है।
तो जितनी भी दूर की वस्तुएं होती हैं, जैसे सूर्य हो गया, इसका जो तापमान है हम किससे मापते हैं? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। इसको हम बोलते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से जो है सूर्य आदि का जो टेम्परेचर है वह मापा जाता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है, झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। जो पानी का घनत्व होता है यह अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है पानी का घनत्व जो है, पानी का जो यहाँ पे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है पानी का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको हम टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी वाली भट्टियों का तापमान मापा जाता है। यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। यह पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनता है? मनुष्य की आँख पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब है यह कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब आपको याद रखना है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आप याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच हम रख देते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अनंत बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारी आंख में? तो अगर कोई भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसकी आंख में जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपको याद रखना है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो दूरदृष्टि दोष होता है और इसमें होता क्या है। तो इस दोष से प्रभावित व्यक्ति को जो है दूर की वस्तुओं को जो है वो आसानी से देख लेता है, परंतु जो पास की वस्तुएं होती हैं वह आसानी से नहीं देख पाता है। इसी दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? जो व्यक्ति इस दोष से प्रभावित होता है वह व्यक्ति दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन जो नज़दीक रखी वस्तुएं होती हैं, जो पास रखी वस्तुएं होती हैं, उसको वह आसानी से नहीं देख पाता। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह इसमें जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। आप याद रखिएगा, रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे जो है बनता है प्रतिबिंब वस्तु का, अगर कोई व्यक्ति इस दोष से पीड़ित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बनता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक चीज़ और आप याद कर लीजिए दूरदृष्टि दोष के बारे में, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। HYPERMETROPIA हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है दूरदृष्टि दोष को, तथा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तथा दूरदृष्टि दोष में जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। आइरिस का क्या कार्य होता है? तो आइरिस का कार्य होता है
आप लोग याद रखिएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैमरा जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगे। इनके बारे में आप याद रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। इनके चलने के लिए, इनके संचरण करने के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। वह माध्यम कैसा भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है, द्रव हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। इन माध्यमों की जो है आवश्यकता पड़ती है ध्वनि तरंगों को चलने के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में यानी कि वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूर की ओर होती है पुच्छल तारे की पूंछ, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम आप लोग याद रखिएगा, यूरी गागरिन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरी गागरिन। यहाँ पर डिटेल को आप देख सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे सोवियत संघ के यूरी गागरिन। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? उस समय के यूएसएसआर के रहने वाले थे यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष में गए थे। इनका जो यान था वोस्तोक 1, इसने जो है पृथ्वी की परिक्रमा करी थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वह जो है अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल लेंस का एक अन्य नाम है अपसारी लेंस। इसको हम जो है अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तथा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि जो व्यक्ति इस दोष से प्रभावित होता है वह पास में यानी कि नज़दीक में रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इसी दोष को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तथा निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनता है। तथा निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है मायोपिया भी कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। किस स्तर यानी कि किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मतलब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आप लोग याद रखिएगा, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब व्यक्ति को उसका जो भार है वह अधिक अनुभव होगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक अनुभव होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि लिफ्ट जो है नीचे आ रही हो तो व्यक्ति का जो भार है वह कम अनुभव होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। निम्न में से विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य के लिए जो है मानक ध्वनि स्तर कितना रखा गया? तो 60 डेसिबल। 60 डेसिबल तक का जो ध्वनि स्तर है यह मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेसिबल, ऑप्शन बी। लोलक की जो कालावधि है यह किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो कालावधि है आप लोग याद रखिएगा
उसके जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लोलक की जो कालावधि है उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक फैदम जो है कितने के बराबर होता है? तो एक फैदम में जो है 6 फीट होता है। आप लोग याद रखिएगा, एक फैदम में 6 फीट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 फीट, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? बेहतरीन प्रश्न है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ये चीज़ आपको याद रखना है, द्रव्यमान जो है यह पदार्थ के संवेग और वेग से प्राप्त की होने वाली राशि है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। तथा द्रव्यमान के बारे में एक चीज़ और आप याद रखिएगा, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह हमेशा नियत रहता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह हमेशा नियत रहता है, स्थिर रहता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो द्रव्यमान जो है हमेशा नियत रहेगा। किसी का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पर होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना चंद्रमा पे होगा उतना ही पृथ्वी पे भी होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा जो द्रव्यमान है यह एक अदिश राशि है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, द्रव्यमान जो है अदिश राशि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बार जो है किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? तो बार जो है दाब की इकाई है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, दाब की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपग्रह है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। जेम्स वॉट के द्वारा वाष्प इंजन की खोज की गई थी, बिल्कुल सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, बिल्कुल सही है। जे एल बेयर ने टेलीविज़न की खोज की थी, बिल्कुल सही है। लेकिन जे पार्किंसन ने जो है पेनिसिलिन की खोज नहीं करी थी, बल्कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इनका नाम आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्हीं के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं था। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली जो सुरक्षा फ्यूज होती है उसकी तार कम खाली स्थान धातु से बनी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो हमारे घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं उनमें जो सुरक्षा फ्यूज लगा होता है उसका जो तार होता है यह कम गलनांक वाली धातु से बना होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाली वह धातु से बना होता है फ्यूज। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो जो सुरक्षा फ्यूज होता है जो हमारे घरों में लगा होता है उसका गलनांक कम होता है, लेकिन जो उसका प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है तो जो समतल दर्पण होगा उसकी जो न्यूनतम ऊंचाई है व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गन मेटल में जो है गन मेटल में धातु के किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गन मेटल में जो है कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। गन मेटल जो होता है यह तांबा, टीन और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आसमान में कोई सितारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, इसका कारण क्या होता है? तो तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित होता है? प्रकाश के अपवर्तन पर। यह फैक्ट आप याद रखिएगा, जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं यह किस घटना के कारण ऐसा होता है?
तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक्सरे क्षेत्र में एक्सरे क्षेत्र किसके बीच अवस्थित होता है? जो एक्सरे क्षेत्र होता है यह किसके बीच अवस्थित होता है? तो गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों के मध्य स्थित होता है एक्सरे। तो आप लोग याद रखिएगा, गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों के मध्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पिक्चर आप देख लीजिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरे आप देख पा रहे हैं। एक्सरे जो है गामा किरणें और अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों के मध्य अवस्थित है। इन किरणों की खासियत क्या है? ये सभी किरणें आप लोग याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। तो इसमें से जो गामा रेज हैं, गामा रेज के बारे में आप याद रखिएगा, इसकी जो तरंगदैर्ध्य है सबसे कम होती है, लेकिन गामा रेज की जो फ्रिक्वेंसी है और एनर्जी लेवल है यह सबसे ज़्यादा होता है। गामा रेज से जैसे जैसे हम एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि वेवलेंथ जो है हल्की हल्की बढ़ती जाएगी और जो फ्रिक्वेंसी है और एनर्जी लेवल है हल्का हल्का वह घटने लगेगा। तो लास्ट में जैसे हम आएंगे रेडियो वेव्स की तरफ, तो रेडियो वेव्स की आप देख पा रहे हैं इनकी जो वेवलेंथ है यानी कि तरंगदैर्ध्य है सबसे लंबी हो गई है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है लो हो गई है सबसे, और एनर्जी भी सबसे कम हो गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो गामा किरणों की जो वेवलेंथ है वह सबसे कम होती है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। वहीं रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी और एनर्जी जो है सबसे कम होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये पिक्चर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग उपग्रह संचार के लिए किया जाता है? तो रेडियो वेव्स का जो उपयोग है यह उपग्रह संचार के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती है यह काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य होती है रेडियो तरंगों की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सौर सेल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का जो उपयोग है सोलर सेल में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी? दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है? तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है गामा किरणों में, फिर इसके बाद नंबर आता है किसका? एक्स किरणों का नंबर आता है, फिर नंबर आता है सर्वाधिक ऊर्जा में किसका? पराबैंगनी किरणों का, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का। तो इसमें से गामा किरणें तो आपकी दी नहीं गई हैं, एक्स किरणें दी गई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों की जो है ऊर्जा सर्वाधिक हो जाएगी। फिर इसके बाद आएगा नंबर पराबैंगनी किरणों का, यानी कि अल्ट्रा वायलेट का। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। ऊर्जा के मामले में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है किसकी? गामा किरणों की। दूसरी सबसे ज़्यादा होती है एक्स किरणों की। तीसरी सबसे ज़्यादा होती है अल्ट्रा वायलेट किरणों की। फिर इसके बाद अवरक्त किरणें आती हैं, फिर लास्ट में आता है रेडियो तरंगे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो एक्स किरणें इसमें दी गई, तो एक्स किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य में जो लगातार ऊर्जा का सोर्स बना रहता है यह नाभिकीय संलयन के कारण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पिक्चर आप एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे रेडियो गामा किरणों से जैसे जैसे हम एक्स किरणों की तरफ बढ़ते जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो एनर्जी का लेवल है वह कम होता जाएगा और वेवलेंथ का लेवल जो है बढ़ता जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गामा किरणों की सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है, रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है। वहीं गामा किरणों की सबसे कम जो है वेवलेंथ होती है, वहीं रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स प्लक के द्वारा जो है मशीन गन का आविष्कार किया गया था। और माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म एवं पास में रखी वस्तुओं के अध्ययन के लिए जो है माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का जो आविष्कार है यह किया गया था थियोडोर मैमन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, थियोडोर मैमन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो यह जो रिसर्च सेंटर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यह आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो इस प्रकार से ये 50वां प्रश्न आपका था। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। फिजिक्स के 50 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका यह भाग 2 है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।